लास्ट क्लास में अपन क्वेश्चन 1 किए थे। क्वेश्चन 2 देखो। पहले कभी भी क्वेश्चन पढ़ा करो क्या लिखा हुआ है। देखो, assume Mr. Current exercise the option of shifting out of the default tax regime under 115 BAC। मतलब ये बंदा 115 BAC नहीं लेता, ठीक है, मतलब नॉर्मल चलता है, तो अपन को नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से बताना है। मिस्टर कदम इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 40,000 per month. He is given an option by his employer either to take HRA or a rent-free accommodation which is owned by the company. The HRA amount payable was 7,000 per month. Okay. The rent for the hired accommodation was 6,000 per month at New Delhi. ठीक है. Advise Mr. Kadam whether it would be beneficial for him to avail HRA or rent-free accommodation. Give your advice on the basis of net take home cash benefit. ठीक है, तो हमें HRA और रेंट फ्री एकोमोडेशन दोनों की कंप्यूटेशन करना है। ठीक, चलो लिखते हैं, थोड़ा स्पीड फटाफट ना। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर कदम। अब यहां पर सर असेसमेंट ईयर नहीं दिया है, ना ही प्रीवियस ईयर दिया है, ऐसा एग्जाम में नहीं होगा। एग्जाम में वो आपको असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर देंगे, अगर नहीं दिए तो आप भी ऐसे लिख के छोड़ देना, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर कदम। ठीक है, हमें रेंट फ्री एकोमोडेशन और HRA दोनों के बेसिस में आंसर करने बोला है, तो हम यहाँ ये लिखेंगे सर, अंडर बोथ ऑप्शन। ठीक है, यहां लिख लेते HRA या रेंट फ्री एकोमोडेशन। यहां लिखेंगे सर पर्टिकुलर्स। स्टार्ट करते सर, सबसे पहले बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी कितनी है इसकी? 40,000 पर मंथ। 40,000 इंटू 12, 4,80,000। इसके बाद इसकी सैलरी में और कुछ दिया ही नहीं है, तो सीधा HRA और रेंट फ्री एकोमोडेशन निकलेगा। HRA कैसे निकालते हैं सर? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। अब एक स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन आया, सर आप यहां क्यों निकाल रहे हो, वर्किंग नोट में नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं, इट्स योर चॉइस, कहीं भी निकाल सकते हो, टोटली आप पे डिपेंड करता है। पहला होता था एक्चुअल HRA रिसीव्ड, कितना रिसीव हुआ है सर? 7,000 पर मंथ। दूसरा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट पे कितना कर रही है? 6,000 पर मंथ, तो 6,000 इंटू 12 माइनस 10% ऑफ सैलरी। यहां सैलरी में हम क्या लेंगे? बेसिक, क्योंकि उसके अलावा कुछ दिया नहीं है। माइनस करके बताओ कितना आ रहा है, बताओ। 24,000। तीसरा है सर 50 और 40 डिपेंड करता है सर वो कहाँ काम कर रहा है, तो ये देखो ये दिल्ली की कहानी है सर, तो दिल्ली मेट्रोज में, मेट्रो बोले तो 50%। तीनों में विच एवर इज लोअर, लोअर कितना है? 24,000। मिला कितना है? 84,000। तो बैलेंस क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। कितना आएगा बैलेंस? कितना आएगा? ये HRA की कहानी हुई, यहां डैश। अगला रेंट फ्री एकोमोडेशन।
रेंट्री एकोमोडेशन निकालने के लिए सर अपन को पहले ये पता करना पड़ेगा कि ये घर किसका है। तो सर ये घर तो कंपनी ने भी किराए पे लिया है कि कंपनी का है, जल्दी बताओ। ओन्ड बाय द कंपनी दिया हुआ है। अगर ओन्ड बाय द कंपनी है तो बात अटकती है पॉपुलेशन पे। अब दिल्ली है, ऑब्वियस सी बात है 40 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है, तो कितना परसेंट? 10%। क्रिस्टल क्लियर? चलो लेते 10% ऑफ सैलरी। किस्मत से यहाँ सैलरी में कुछ है ही नहीं, सिर्फ बेसिक है। तो 4,80,000 का 10% कितना हो जाएगा? 48,000। यहाँ डैश 48,000। यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई चीज नहीं समझ आई तो पूछो। क्रिस्टल क्लियर? इसके बाद इस क्वेश्चन में हमारे पास और कुछ है नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। इसकी टैक्स लायबिलिटी निकालते हैं और चेक करते हैं कितनी आ रही है किस में। किसी को यहां तक कोई डाउट तो पूछो। पक्का बढ़ सकते हैं आगे? ठीक है, इसके अलावा और कुछ दिया तो नहीं है क्वेश्चन में, चेक कर लो। कभी भी आदत डाला करो, एक बार नजर क्वेश्चन में घुमाने की आदत हमेशा होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है हमारे साथ, एग्जाम में सॉल्व करते करते हड़बड़ी में कुछ चीजें छूट जाती है, होता है, इट्स ह्यूमन एरर। अगर आप दोबारा एक बार देख लोगे ना तो चीजें पकड़ा जाएगी। कई बार अगर छूट भी गई होगी तो ध्यान दो। चलो आप लोग ध्यान दो और बताओ मुझे कुछ छूटा है क्या? क्या चीज? नेट टेक? वो बात की बात है, वो तो एडवाइस पूछा है, वो बाद में देखेंगे। पहले टैक्स कैलकुलेशंस के लिए बताओ कुछ है बचा हुआ? क्या लग रहा है कुछ बचा है? नहीं, यहाँ तो और कुछ दिख ही नहीं रहा सर, सिर्फ इतने में कहानी खत्म हो गई। आओ प्लस करते सर। प्लस करके बताओ कितना आ रहा है? ये आ रहा है सर 5,40,000। ये मेरी ग्रॉस सैलरी है। ये कितनी आ रही है सर? माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000। सर क्या एग्जाम में ऐसे ही सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन लिखेंगे? नो, अंडर सेक्शन 16 भी लिख के आओगे। कितना आ रहा है? 4,90,000। ये कितना आ रहा है? 478। इसके बाद हम आगे और बढ़े। सर ये तो आ गई इनकम फ्रॉम सैलरी, मैं शॉर्ट में लिखा हूं, आप बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे शॉर्ट में एग्जाम में। अब बात आती है टैक्स लायबिलिटी की। चलो 4,90,000 में टैक्स आप निकाल के बताओ कितना आ रहा है सर? पहले 2,50,000 में निल, बचे 2,50,000 में 5%। तो आप बताओ कितना आ रहा है? 12,000 आ रहा है। यहाँ कितना आ रहा है? 4,78,000 में 11,400। यही आ रहा है सबका? ठीक है सर, अगर आपको याद हो तो हमारे पास रिबेट होती है सर, 87A की रिबेट होती है। अगर हमारी सर टोटल इनकम 5 लाख से एक्सीड ना करे तो हमें रिबेट मिल जाती है। कितनी कितनी मिलती है रिबेट? सर 12,500। तो यहाँ 12,500 लिखो? नहीं, 12,000 लिखेंगे सर, और यहाँ 11,400। तो सर दोनों में इसकी टैक्स लायबिलिटी तो क्या हो जाएगी? नील। कहानी खत्म, कुछ आएगा ही नहीं। अब अगर इसी का आंसर आप इंस्टीट्यूट मैट में देखोगे तो देयर इज अ डिफरेंस। डिफरेंस क्यों है मैं आपको बता रहा हूँ सर। ये रेंट्री एकोमोडेशन में 15% लिया है, ये 15% ओल्ड है। अपन अमेंडमेंट पढ़े और अमेंडमेंट के हिसाब से सर 10% हो गया। ये समझ आया? बेटा दिमाग में, इजी था, कुछ नहीं था टफ इस क्वेश्चन में, इजी सा क्वेश्चन है सर ये। आगे बढ़ सकते हैं? चलो
तो क्वेश्चन ये था हमसे कि कौन सा ऑप्शन उसके लिए बेनिफिशियल है। दोनों ही बेनिफिशियल है, दोनों में ही टैक्स लायबिलिटी जीरो है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर कश्यप हैविंग टोटल इनकम ऑफ 51,75,000 फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25, assuming that his total income comprises of salary income, income from house property, interest on fixed deposit. Assuming that Mr. Kashyap has exercised the option of shifting out of the default tax regime. मतलब ये नॉर्मल प्रोविजन से चलना चाहता है। अब अगर आपको याद हो तो ये हमारे बचपन के दिन है। क्यों सर? सर यही तो प्रैक्टिस करते थे हम, बहुत प्रैक्टिस की है सर इसकी। चलो वापस टोटल एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। बोथ ऑप्शंस आर बेनिफिशियल फॉर हिम। चलो इसकी इनकम कितनी है? 51,75,000। याद है मैंने आपको कभी भी सिखाया था सर, अगर 50 लाख के ऊपर जा रहा है तो सरचार्ज वाली कहानी आ सकती है। मुझे नहीं पता आएगी कि नहीं, पर मेरे को ये जरूर पता है 50 लाख के ऊपर सरचार्ज होता है सर। तो मैं क्या करता हूं, पहले 50 लाख पे टैक्स निकाल लेता हूं। 50 लाख पे कैसे टैक्स निकालते हैं याद है सर? सर 10 लाख में तो फिक्स है 112500। सर 40 लाख का 30% कर लो, जो आएगा उसको ऐड कर लो और बताओ कितना आ रहा है। ठीक सर, क्या 50 लाख पे सरचार्ज है? नो, 50 से ऊपर में सरचार्ज है। तो अब अपन क्या करेंगे, 51,75,000 दिया हुआ है सर। अब इस पे टैक्स निकालेंगे, इस पे भी ये कहानी 10 लाख पे तो फिक्स है सर। बचा 41,75,000 में टैक्स कितना आ रहा है, और ऐड करके बताओ कितना आ रहा है। 13,65,000 प्लस सर 10% सरचार्ज भी होगा, 10% ऐड करके बताओ। यही आ रहा है सबका? अच्छा ओके ओके ओके, यही आ रहा है क्या? सब चेक करो, आ रहा है ये सबका। अब अपन क्या करते हैं, वेरी सिंपल सर, हम कंपेयर करते हैं। सर मेरा टैक्स कितना बढ़ गया? मेरा टैक्स कितना बढ़ गया? 1,80,000 है कि 70 है? क्या कहते हो? 89 ना? कभी प्लस माइनस करना तो सीख बेवकूफ। 1,89,000। सर मेरी इनकम कितने से बढ़ गई सर? 1,75,000। सर टैक्स मेरा 1,89,000 से बढ़ गया, इनकम मेरी 1,75,000 से बढ़ गई। सर इनकम से ज्यादा तो टैक्स बढ़ गया, तो हम क्या करेंगे सर, इसमें से माइनस करेंगे। माइनस करेंगे तो कितना आएगा सर? सर ये 14,000 मेरी क्या आ जाएगी? मार्जिनलिटी। मार्जिनल रिलीफ ये तो हमने निकाल लिया। अब एग्जाम में हमें क्या करना है सर? एग्जाम में हमें ये जो हमने टैक्स निकाला था, बातचीत नहीं सर, माइनस 14,000, क्योंकि इतने की तो मार्जिनल रिलीफ मिल गई है। ये माइनस करने के बाद कितना आ रहा है? 14,87,500 प्लस 4%। सर 4% तो अभी भी जिंदा है ना एजुकेशन से, ऐड करके कितना आ रहा है? ये मेरी फाइनल टैक्स लायबिलिटी है सर। समझ आया? बेटा दिमाग में क्लियर हुआ ये सबको? पक्का? क्रिस्टल क्लियर? अगर इतना ही क्लियर है तो ये वाला अब आप ट्राई करेंगे सर, सेकंड वाला देखो। कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर गुप्ता, एज 61 ईयर। सर एज अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजिम, हैविंग अ टोटल इनकम ऑफ 1 करोड़ 2 लाख। 1 करोड़ से ऊपर इनकम चले गई सर,
सरचार्ज कितना परसेंट? 15%. For the assessment year 24-25, assume that its total income comprises of salary income, income from house property और interest on fixed deposit. ठीक है सर दो बातें ध्यान रखने वाली बात, एक इसकी एज 61 है, दूसरा सर ये डिफॉल्ट टैक्स रिजिम से चल रहा है, मतलब 115 बीएससी के हिसाब से चल रहा है। तो 115 बीएससी के हिसाब से याद है मैंने आपको बताया था सर 15 लाख तक फिक्स्ड है कि 1,50,000 इनकम होगी। उठ वहां से महक, जल्दी उठ, फास्ट उठ, खसक जा, जल्दी बैठ। 1,50,000 फिक्स्ड है सर 15 लाख में। बैलेंस में कितना होगा सर, वो आपको निकालना होगा। क्या बोला, समझ आया सर? 115 बीएससी के हिसाब से 15 लाख तक फिक्स्ड है कि 1,50,000 आएगा। ये तो मैं आपके लिए आंसर शॉर्ट कर दिया। बैलेंस पे टैक्स आप निकालो, आप निकाल के एक बार ट्राई करो, मेरे को बताओ कितना आ रहा है आंसर। मैं वेट कर रहा हूं सर, टैक्स लायबिलिटी आप लोग बताएंगे, सब ट्राई करेंगे सर। फाइनल आंसर सब मार्जिनल रिलीफ वगैरह सब क्लेम करके, सब फाइनल सब करके बताना है। जैसे मैं सिखाता हूं वैसे लिख के करो, गड़बड़ नहीं होगी। बताओ बताओ, इतना टाइम थोड़ी लगता है 1 करोड़ लिखना। हाँ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, आप बता रहे हो। रिलीफ 4,000 आ रही है, ठीक है। फाइनल टैक्स बताओ कितना आ रहा है, सब करके माइनस करके फाइनल लास्ट बता रहे हो कितना आ रहा है? 32,96,800 यही आ रहा है क्या, चेक करो। सबका ये आ जाए तो बताना, आया सबका? बढ़े आगे, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए सर टैक्स लायबिलिटी निकालने में। एग्जाम में तो आप पेपर छोड़ दोगे इतना टाइम में। ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा? 1 मार्क्स का, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। 1 मार्क्स के लिए 1.8 मिनट होता है आपके पास। आप अगर ध्यान दो तो 2 मिनट से ऊपर ले चुके हो आप, जबकि ये प्रैक्टिस की हुई चीज है। जितना एक्स्ट्रा मिनट लोगे उतने क्वेश्चन छोड़ के आओगे। आया सबका? किसी का नहीं आया तो पूछ लो सर, बहुत इजी था ये, पहले भी हम प्रैक्टिस किए, ये तो एक लास्ट और प्रैक्टिस कर रहे बस। चलो बढ़ते सर नेक्स्ट क्वेश्चन में, ध्यान दो ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है, ये अच्छी प्रैक्टिस कराता है। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं सर, 1-1, 2-2 मार्क्स के ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू। इंस्टीट्यूट ऐसे ही पूछ रहा है आजकल। चलो देखो क्या बोल रहे, देखो कंप्यूट इज टैक्स लायबिलिटी for the assessment year 24-25 under the default tax regime and optional tax regime as per the normal provision of the act, assuming that the total income and its component are the same in both tax regime. ठीक है। Mr. Agrawal, age 40 years and a resident in India, has a total income of 4 crore 50 lakh, बाप रे, comprising long term capital gain under section 112 जो कि 55 लाख का है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A 65 लाख का है, अदर इनकम 3 करोड़ 30 लाख की है। तो हमें तो टैक्स निकालना है, दोनों तरीके से निकालना है, ओल्ड और न्यू दोनों तरीके से निकालना है। चलो करते हैं मेहनत। सर अगर मैं इसको पहले नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से निकालूं तो कैसे निकलेगा सर? सर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 वाला कितना है? 55 लाख। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 वाला है सर 55 लाख। कितना परसेंट टैक्स है? 20%। सर उसके बाद नेक्स्ट क्या है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A 65 लाख। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A 65 लाख। सर इसका कितना परसेंट होगा? 15%। ठीक,
इसके बाद अच्छा पहले ये तो बताओ कितना कितना आ रहा है 11 लाख नेक्स्ट ठीक है। इसके अलावा भी और इनकम है, कितनी इनकम है सर हमारी 3 करोड़ 30 लाख अदर इनकम 3 करोड़ 30 लाख। सर इसमें भी टैक्स निकालना पड़ेगा बट इसमें स्लैब लगेगा सर, इसमें तो स्लैब लगेगा। इसमें कैसे स्लैब लगेगा सर, हम बचपन से सीख के आ रहे हैं 10 लाख तक फिक्स है 112500 बचा 3 करोड़ 20 लाख, इस पे 30% करो और टैक्स निकालो और बताओ कितना आ रहा है। ठीक सर, क्या यहाँ सरचार्ज की कहानी आएगी? डेफिनेटली आएगी सर सरचार्ज की कहानी। अब बात यह है सरचार्ज कितना परसेंट। सर बात यह है कि ये देखो, अगर आप ये इनकम देखो तो 4.5 करोड़ है, ये इनकम देखो तो 3.5 करोड़ के आसपास है, 3 करोड़ 30 लाख। अब बात यह आती है सरचार्ज कैसे करें। इस क्वेश्चन में तो आप अगर 25 बोलोगे तो फंस जाओगे, बहुत बुरा फंस जाओगे, क्योंकि सर हम पढ़ के आए हैं कि सर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, क्या इनमें सरचार्ज 25% होता है? नो, इनमें सरचार्ज कभी 15% से ऊपर जाता ही नहीं है। तो ये दो इनकम में 15% सरचार्ज और बैलेंस इनकम पे 25% सरचार्ज। आओ सर, तो यहाँ थोड़ी सी मेहनत है। पहले अपन इन दो को ऐड करेंगे, ये दो ऐड करके कितना आ रहा है 20 लाख 75,000 प्लस 15% सरचार्ज करके कितना आ रहा है सर। बात आती है इस इनकम की, तो इसमें तो प्लस हो जाएगा 25% सरचार्ज, क्योंकि सर इनकम 3 करोड़ से ऊपर है, 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में सरचार्ज होता था 25%। तो ऐड करके 25 बताओ कितना आ रहा है। यही आ रहा है क्या सबका? देखो फिर अपन क्या करेंगे सर, ये वाली इनकम प्लस ये वाली इनकम दोनों को ऐड कर लेंगे सर, दोनों को ऐड करके बताओ कितना आ रहा है। चेक करो सबका यही आ रहा है क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर, स्लैब सर, सरचार्ज का स्लैब है उसके बेसिस में। हाँ सर, बेसिक चैप्टर में ये आया ये आया सबका क्लियर है सबको यहाँ तक? ठीक है, इसके बाद अपन 4% और ऐड करते सर, एजुकेशन से 4% भी तो ऐड करोगे, ऐड करके बताओ। यही आ रहा है सबका। अब क्वेश्चन ये है सर, इस क्वेश्चन में मार्जिनल रिलीफ नहीं चेक करेंगे? मार्जिनल रिलीफ तो इसमें भी चेक कर लेना था सर। इनकम इतनी ज्यादा है कि मार्जिनल रिलीफ की बात ही नहीं आ सकती है। 3 करोड़ 30 लाख है सर, 3 करोड़ 30 लाख, तो मार्जिनल रिलीफ की बात आने के चांसेस कम है सर, बहुत रेयर चांसेस है सर। समझ आया ये कैसे हुआ? समझ आया? ये थी आम जिंदगी, ये था नॉर्मल प्रोविजन। अब चलते हैं 115 बीएससी। सर 115 बीएससी जिसको हम डिफॉल्ट टैक्स रिजिम प्यार से बोलते हैं। सर डिफॉल्ट टैक्स रिजिम में भी क्या ये वाला पार्ट सेम होगा, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वाला? यस, इसमें क्यों चेंजेस आएंगे? सेम।
बट सर बात जब नीचे वाले की होगी अदर इनकम, क्या इसमें चेंज आएगा? हाँ सर, क्योंकि वहां तो स्लैब चालू ही 3 लाख से होता है, वहां कहानी बदलेगी ना सर, तो वहां अदर इनकम के लिए आपको निकालना पड़ेगा सर। अदर इनकम हमारी सर 3 करोड़ 30 लाख, जिसमें सर 15 लाख तक फिक्स्ड है कि 1.5 लाख आएगा। तो सर 3 करोड़ 15 लाख में आप निकालो 30% ऐड करके बताओ। नहीं नहीं, ऐड करके दोनों। 96 लाख आ रहा है सर, आया सबका 96। फिर उसके बाद सर ये अदर वाला जो है, ये अदर वाले को इससे ऐड कर लो सर, ये अदर वाला जो सेम है यहाँ पर, इससे ऐड करो, ऐड करके बताओ कितना टैक्स आ रहा है। 1 करोड़ 19 लाख प्लस 4%। सरचार्ज नहीं लगाए, ओ सर सरचार्ज प्लस सरचार्ज कितना, कितना परसेंट? 25। सरचार्ज ऐड करके बताओ एग्जैक्ट। अच्छा, फिर इसको ऐड करो और वो जो अपन निकाले हैं सर सेम वाला, उसको ऐड करो और बताओ कितना टैक्स आ रहा है दोनों को ऐड करके। 143,250 प्लस 4%। 1496 1700। समझ आया? क्लियर हुआ ये कैसे निकाले टैक्स? अब अपन बताएंगे सर कौन सा बेनिफिशियल है आपके हिसाब से, क्या अच्छा है इसके लिए? सर 115 बीएसी अच्छा है सर, इसका टैक्स कम हो रहा है सर। हाँ, कैपिटल गेन में कभी सरचार्ज 15% से ऊपर नहीं जाता। हाँ 10 हो सकता है। 2 करोड़ की कैपिटल गेन नहीं देखते हम देखते हैं अदर इनकम किस स्लैब से ज्यादा जा रही है। हाँ हाँ, बाकी में अदर में दूसरा आएगा। ठीक है, आए सबको समझ? इसका तो आंसर मेरे को भी देखना पड़ेगा, मेरे को क्या पता आप लोग सही किए सही गलत किए। कौन सा क्वेश्चन था? थर्ड। ये तो आप लोग निकालो, यही निकालो ना नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से, यही। ठीक है, ओके, फाइनली टैक्स निकालना सीख गए, बधाई हो। 2 मार्क्स तो कंफर्म हुए। अगर इतना ही सीख गए तो ये वाला निकालो। अच्छा, इस क्वेश्चन की एक खास बात, ये एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, मतलब कैसे निकालना है नॉर्मल प्रोविजन। ये तो ट्राई करो, नहीं बनेगा तो बता दूंगा सर, ट्राई तो करो। एज याद रखना सर उसकी, एज के साथ पंगा मत कर देना। ये तो हम सीख के आए मैन, कैपिटल गेन हेड में सेम रहेगा, कैसे कर दिए। मैं इसको फ्रीज करके नीचे क्वेश्चन देख रहा हूँ ना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप लोग बनाओ। बताओ बताओ, इतना टाइम थोड़ी लगता है सर, वो तो बहुत इजी है, सिंपल क्वेश्चन है। कितना बोला? 6258,070, यही आ रहा है क्या? चेक कर लो। 10-15 लास्ट, 10 अगर 1 करोड़ से नीचे, 1 करोड़ से ऊपर है तो 15, बेसिक कंसेप्ट में दिया हुआ है, लिखने की जरूरत ही नहीं है, बेसिक कंसेप्ट में दिया हुआ है।
शुरुआत में होता ही है, आपको कैपिटल गेन पता नहीं होता है तो बता भी दूंगा तो कितना समझ पाओगे उस टाइम। 111 क्या है, 112 क्या है। अब आप लोग ये सब समझने लगे हो कि 112 क्या है, 111 क्या है। आया सबका 62,58,070। इतना टाइम नहीं लगता यार, इतना भी टाइम वाला क्वेश्चन ही नहीं था सर। 52 लाख में 20%, 64 लाख में 15%, 1 करोड़ 14 लाख है, उसमें 10 लाख पे तो 10 लाख पे फिक्स है सर। कितना आएगा 1,10,000 क्योंकि एज 62 ईयर्स है। बैलेंस पे 30%। इतना ही तो करना है, कहाँ रुक गए हो सर। अच्छा ये 60 से बिलो लेके किए हो, हाँ तो ये गलत है। 60 से अबव है तो 10 लाख में फिक्स्ड है। कितना 1,10,000, बैलेंस पे 30%। फिर सरचार्ज बताओ। मुझे नहीं पता भाई। 62,55,000 एक आंसर ये, और 62,75,000 आप बताओ ना, वो तो लिख लूंगा मैं। 62,75,000 बोलो बोलो 75,000 क्या, आगे तो बोल। 79,000 एक आंसर ये। 65,91,000 नालायको। एमसीक्यू में भी 4 ही ऑप्शन होते हैं, चौथा नन ऑफ दिस। जाओ सालो। लड़ाई तो इन दो पे लड़ रहे हो, ये थी दूसरा कौन अपवाद है। ये दो ही सबसे ज्यादा आंसर आ रहे हैं। चलो देख लेते हैं भाई, आओ देखे कितने लोग सही कितने लोग गलत। फोर्थ क्वेश्चन था ना। 62,55,080 जिसका है वो परफेक्ट है, बाकी लोग पता नहीं क्या कर रहे हो, आप ही लोग जानो। क्यों नहीं लगेगा सर, 1 करोड़ से ऊपर की इनकम में तो 15% ही लगता है ना सर। सब मिला के कहाँ देखते हैं सर, अदर अदर देखते हैं और अदर अदर देखेंगे। तो जिसका पहला वाला आंसर आया वो सही जा रहे हैं, बाकी सबका 2 मार्क्स गया। ये तो है सर, सर ये। चलो सर अगला क्वेश्चन देखेंगे। बस अब इधर ध्यान दो सर, पहले अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं सर क्या बोलता है। डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस एंड टोटल इनकम chargeable to tax along with the amount of tax liability on such income for the assessment year 24-25 if she opt out of the default tax regime. Thank God 115 BSE के हिसाब से नहीं चलना है। What would our residential status undergo any change assuming that she is a person of Indian origin and her total income from other sources is 18 lakh and she is not liable to tax in USA. Oh my God. चलो ये वाले पॉइंट पे पहुंचेंगे तब डिस्कस करेंगे, पहले तो पहले वाला पॉइंट के लिए मेहनत करते हैं। हमें चाहिए रेसिडेंशियल स्टेटस, आओ टूट पड़े। मिस्टर चार्ली एन अमेरिकन नेशनल, सर अमेरिकन नेशनल है, got married to Mr. Radhe of India in USA on 2nd March 2023 and came to India for the first time, पहली बार इंडिया आई है सर 16 March 2023 को। नाइस। She left for USA on 19/9/2023. Oh my God. तो ये कब से कब इंडिया में रही सर, ये 1 अप्रैल 2023 से लेके 19/9/2023 तक इंडिया में रही। ठीक है, करंट प्रीवियस ईयर में तो इतने ही दिन हुए ना, प्रीवियस ईयर तो याद है ना,
23, 24 है हमारा, ठीक। तो सर कितने दिन हुए इंडिया में, काउंट करो। 188 188, सब ट्राई करेंगे सर। 188 तो नहीं आएगा, 188 आ ही नहीं सकता। सितंबर है, 6 3 18 होता है, तो 180 से तो कम ही आएगा, बच्चा भी बता देगा। ये एक बार मैं मान सकता हूँ। 172 पक्का। 19 को कहाँ काउंट कर रहे हो, इंडिया में, ठीक है सर। 172 डेज, ये स्मार्टनेस होती है सर, इतना बेसिक सीखो। सितंबर तक 30 डेज तो और मैंने के मान लो, तो सर 6 3 18 तो वैसे ही हो जाता है। तो अगर 19 सितंबर दिया तो ऑब्वियस है 180 से कम आने वाला है। ये थोड़ी सी स्मार्टनेस रखना एग्जाम में, लेबोरियस मत बनो, स्मार्ट बनो, पेपर स्मार्टनेस से पास होंगे हम। आगे काम, शी रिटर्न टू इंडिया ऑन 27 मार्च, फिर आ गई 27 मार्च को। अब 27 मार्च को आई, फिर ये इंडिया में थी सर, वाइल इन इंडिया, उसके आगे इंडिया की इनकम दी हुई है। तो 27 मार्च को आई सर, 27 मार्च को आई, तो 31 मार्च तक कितने दिन हो गए, बाप रे, 5 दिन सर। तो 172 प्लस 5, 177 डेज गए सर, गए। क्योंकि सर अगर ये पहली बात तो ये अमेरिकन नेशनल थी, अगर ये इंडियन सिटीजन होती तो मैं इसके लिए सर विजिट टू इंडिया वाला केस देखता सर, बट ये तो अमेरिकन नेशनल है, तो इस केस में विजिट वाला केस तो देख नहीं पाऊंगा मैं। अब इस केस में मैं इसके लिए दो बेसिक कंडीशन चेक करूंगा। 182 डेज इन द प्रीवियस ईयर, वो दिख नहीं रहा है, 177 है, पहली कंडीशन से बाहर। दूसरा है 60 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, वो तो है सर, प्लस 365 डेज प्रीसीडिंग फॉर प्रीवियस ईयर। अब उस पे लोचा है, क्योंकि सर ये आई थी पहली बार इंडिया में कब, 16 मार्च को। तो सर उससे पहले भी कितने दिन रह गई है इंडिया में, बताओ भाई। 22 23 में कितने दिन है ये इंडिया में, कितने दिन है, गधी, दिख नहीं रहा, 16 मार्च को आ गई, है ही नहीं, कैसे नहीं हो सकता, बेवकूफ, मार्च में नहीं है इंडिया में। हाँ तो ये 22 23 में नहीं आता है, मधोशी में मत रहा कर, ये टैक्स है, साफ कर देगा, मिनट भी नहीं लगेगा। कितने दिन रही इंडिया में, 16 डेज कि 17, सोच लो, 16 डेज सर। तो सर हमने बोला था उसके पहले के 4 साल में 365 चाहिए, बट ये तो 16 हुआ, तो ये बंदी क्या हो गई, स्ट्रेट फॉरवर्ड नॉन रेसिडेंट सर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर, चल हमें रेसिडेंशियल स्टेटस पता करना था, वो तो हम पता कर लिए, ये एनआर है। अब इसकी टोटल इनकम भी पता कर रहे हैं, आओ देखते हैं। While in India, she has purchased a showroom in Mumbai on 30/4/2023, which was leased out to a company at a rent of 25,000 per month from 1/5/2023. ओके सर, इसने परचेज किया 30 अप्रैल को, रेंट पे दे दिए सर 1/5/2023 को, ठीक है। She has taken a loan from a bank for the purchase of this showroom, on which bank had charged an interest of 97,500 अप टू 31 मार्च 2024, ठीक है। तो सर मैंने कितने महीने रेंट पे दिया, 11 महीने। और सर निकालते हैं, सिंपल होगा सर। इसकी पहले तो हमें ये लिखना पड़ेगा सर, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिसेस चार्ली, ठीक है, अंडर द नॉर्मल स्कीम फॉर द असेसमेंट ईयर, यहां लिखना सर फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। सर अब मैं ये नहीं लिख रहा हूं क्योंकि ये मैं आपको इतने बार सिखा चुका हूं, अब हम सीधा क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं सर। चलो
सर सबसे पहली इसकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दिख गई सर, एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना। रेंट रिसीव्ड सर कितना मिला है? 25,000। कितने महीने का? कितना आ रहा है सर? और कुछ तो दिया नहीं है क्वेश्चन में, जीएवी मतलब फेयर मार्केट वैल्यू या म्युनिसिपल वैल्यू, कुछ तो दिया नहीं है सर। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, जीएवी माइनस म्युनिसिपल टैक्स। देख लेते हैं क्वेश्चन में कहीं दिया है क्या म्युनिसिपल टैक्स। इंटरेस्ट दिया हुआ था, नीचे गिफ्ट वगैरह दिया हुआ है, नहीं म्युनिसिपल टैक्स भी नहीं दिया है, तो डैश। ये मेरी आ गई सर NAV माइनस 30%। कितना आ रहा है 30%? ठीक है, फिर माइनस करेंगे इंटरेस्ट 97,500, खुद सामने से दे दिया। अब बताओ माइनस करके पूरा कितना आ रहा है? हाँ 95,000। ये इसकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। ओके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। She has received the following cash gift, oh my god, from her relative and friends from 1 April 2023 to 31st March 2024, from parents of husband। बोलो भाई, पेरेंट्स ऑफ हस्बैंड टैक्सेबल है कि नहीं है? बोलो। सर क्या रिलेटिव में आ जाएंगे? यस सर। सर ससुर जी रिलेटिव में नहीं आएंगे तो किसको लोगे रिलेटिव में? फिर बताओ बच्चा कौन? घर से निकाले नहीं जाओगे। फ्रॉम मैरिड सिस्टर ऑफ हस्बैंड, क्यों मैरिड सिस्टर ऑफ हस्बैंड नहीं आएगी? कैसे कर रहे हो? मैरिड सिस्टर ऑफ हस्बैंड नहीं आएगी। आप लोग ये बोल रहे हो मेरी बहन बाहर है रिलेटिव से, कि बहन के बच्चे बाहर है। बच्चे बाहर है, अबे बहन बाहर कर दोगे तो बचा क्या फिर मेरे लिए? पागल, सगी बहन को बाहर कर रहे हो आप लोग, बेवकूफ हो गए हो क्या? सर आपकी इंग्लिश वीक है, उनकी इंग्लिश परफेक्ट है, हमारी इंग्लिश वीक है सर, वो परफेक्टली सही लिखे। फ्रॉम टू वेरी क्लोज फ्रेंड्स ऑफ हर हस्बैंड, अब इसका बताओ। 151 वाला टैक्सेबल है, 21 नहीं है। एक नंबर के गधे। सर एग्रीगेट देखा जाता है सर, इसीलिए बोलते हैं क्लास में एब्सेंट होने से या सवेरे सो जाने से यही होता है हमारे साथ, सामूहिक चमत्कार। 1,72,000। और कुछ इनकम? और कुछ तो दिख नहीं रहा है, नहीं अजी दोनों भी मिलाते हैं। नहीं, क्यों मिलाते हैं, वो तो वैसे ही एग्जाम्प्ट है। और सर इसकी इनकम लिखेंगे, IOS की इनकम सर, कितनी इनकम? 1,72,000। सर मैंने ऐसे लिखा, आप एग्जाम में ऐसे नहीं लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे सर पूरा लिखेंगे, पूरा रिलेटेड पूरा पूरा सेंटेंस लिखेंगे और फिर 1,72,000 लिखेंगे। दोनों ऐड किए तो कितना आ गई सर ग्रॉस टोटल इनकम? बोलो बोलो कितनी आ रही है? 2,67,000। सर माइनस डिडक्शन कुछ मिली क्वेश्चन में? नहीं, ही नहीं सर डिडक्शन। 2,67,000 सर टोटल इनकम। फिर बात आती है सर टैक्स लायबिलिटी की। मेरा क्वेश्चन इसकी एज देख लो सर, एज देखो, सुनो किसी को भी ऐसे इशारा करना बुलाने के लिए। 127 क्वेश्चन 60 मिनट 60।
8:04 हो रहे हैं, 9:04 में आ जाऊंगा मैं। हाँ, घर में बात करूं? ठीक सर, बताओ टैक्स कितना आ रहा है? बताओ टैक्स। एज, सॉरी एज, मैडम की एज। ओ माय गॉड, मैडम की एज नहीं दी है, नीचे दी हुई है। लो भाई, कहाँ है नीचे इसकी एज? ये तो निरंजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओ माय गॉड, बेचारी को डोकरी बना देते हैं अभी तुम लोग। अरे किसी और का किसी और पे मत करो सर, पाप होता ही है, इससे पाप लगता है, पता है। और लड़की है, गलत एज बता दोगे तो और हर्ट हो जाता है, बहुत ईगो हर्ट होता है। ठीक है सर, तो एज अपन 60 बिलो ही मानेंगे सर। 850। ठीक, अगला, क्या रिबेट मिल जाएगी सर? नहीं, गधे हो, नॉन रेसिडेंट को हम रिबेट देते ही नहीं है। कब सिखाया रिबेट सर? 87A की रिबेट सर, वो तो रेसिडेंट इंडिविजुअल को मिलती है। जागो। तो सर 850 ही आएगा, प्लस 4% कर लेना होमवर्क। समझ आया सर? बैठा दिमाग में? आओ सर, अभी ये क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट बचा है सर। Would her residential status undergo any change, assuming that she is a person of Indian origin and her total income from Indian sources? Oh my God! कितने इनकम है? 18 lakh. And she is not liable to pay tax in any other country due to his domicile or any other reason, sir. ये लाइन मैं कहीं सुना सर? वेरी गुड सर, सेक्शन 618 डीम्ड रेसिडेंट में सुने थे। पढ़ ले, जाके पढ़ ले। बताओ सर, अब इसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा? डीम्ड रेसिडेंट। हाँ सर, बात ये है, एक बार याद करते कंडीशंस। पहला, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। दूसरा, उसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा होना चाहिए। तीसरा, वो किसी और कंट्री में टैक्स पे नहीं कर रहे। क्या लगता है बताओ? डीम रेसिडेंट अप्लाई होगा कि नहीं? होगा कि नहीं अप्लाई? आराम से हो जाएगा सर, डीम रेसिडेंट। समझ आई बात? क्लियर हुआ? इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन।